नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं कि विस्फोटक की जांच में एफआईआर का विस्फोट। एनआईए जांच एजेंसी जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर जांच करती है, उसी एजेंसी पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पश्चिम बंगाल के थाने में एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि एनआईए के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और मामला पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में पहले सीबीआई के प्रवेश की बात हुई, ईडी के प्रवेश की बात हुई। अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है, जो राष्ट्र के सुरक्षा के मामलों की जांच करती है, यदि वह किसी मामले की जांच करने के लिए जाती है, उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे में एजेंसी की विश्वसनीयता, जांच की सापेक्षता और निष्पक्षता, इन पर भी सवाल खड़े होते हैं। और क्या यही एफआईआर जो कराई गई है, ये सोची समझी साजिश है, जांच को प्रभावित करने का तरीका है, या फिर जो हुआ है, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है, वो वास्तव में हुआ है कि आधी रात में दरवाजा तोड़ करके टीम जो थी वह अंदर घुसी, महिला से छेड़छाड़ की? क्या वास्तविकता है? और इस तरह के मुद्दे देश की राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं? देश की सुरक्षा के साथ यदि खिलवाड़ है तो वह किस स्तर तक जा रहा है? क्योंकि यदि राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदिता इसमें सामने आ रही है, तो वास्तविकता यह राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदिता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां विरोधी दल की सरकार है, इसलिए मामला उठ रहा है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी। आशीष दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हैं। दिनेश निगम जी, आपका स्वागत करते हैं। शुभकरण पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। शुभकरण पांडे जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंह जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। दिलीप भदौरिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। भदौरिया जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एनआईए पर एफआईआर, हालांकि इस मामले में एनआईए ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी तक ये पहला मामला है जब एनआईए के जांच अधिकारियों पर या फिर उस टीम के लोगों पर जो जांच करने गई, वह भी एक बम विस्फोट के मामले में, उस टीम पर एफआईआर कराना, आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश है या फिर वास्तव में टीम के द्वारा ऐसा कुछ कृत्य किया गया होगा? साजिश है, बिल्कुल साफ साजिश है। आप ये देखिए कि एनआईए की टीम जब छापा मारने गई तो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की जी, हर घटना की रिकॉर्डिंग की और उसके बाद में की। ममता बनर्जी जी का ये कहना है कि पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी, लोकल पुलिस को। ऐसा नहीं है, लोकल पुलिस को जानकारी दी गई थी और पूरी तैयारी के साथ में दी गई थी, लिखित जानकारी दी गई थी जी। और ये सब के बाद में भी ये प्रकरण दर्ज होना ये बताता है कि सत्ता के मद में मदांध कोई कैसे हो जाता है। और ये देश इतना मज़ेदार है, यहाँ का लोकतंत्र इतना मज़ेदार है कि यहाँ हर अपराध की जानकारी, हर अपराध का रिकॉर्ड लिखा जाता है। जैसे भगवान चित्रगुप्त रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज़ का, हर पाप का हिसाब रखते हैं, वैसे ही यहाँ भी हिसाब रखा जाता है। और यहाँ जितने भी लोग हुए जिनने तानाशाह बनने की कोशिश की, वो सारे के सारे या तो मार दिए गए या फिर विदा हो गए। कहाँ गए इतिहास में उनका नाम भी लेवा नहीं है कोई। तो ये ममता बनर्जी जी को ये अभी मालूम नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, ये अलग किस्म का मुल्क है। यहाँ पे आपकी सत्ता के मदांध जो होके आप काम कर रही हैं वो नहीं चल पाता है। और ममता बनर्जी को ये लगता है कि उनको, वो घबराई हुई भी हैं बहुत ज़्यादा। उनको ये लगता है कि बीजेपी उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। पिछले चुनाव में तो वो बच गई थी, लेकिन इस चुनाव में पेनिट्रेशन ज़्यादा गहरा हो गया है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम जिस तरीके से विभाजन हुआ है, वो विभाजन ममता बनर्जी के लिए प्राणलेवा है। वो उनकी राजनीति को ख़त्म कर देगा। तो इसके बाद में वो लगातार वो समझ नहीं रही हैं कि एक बम विस्फोट के मामले में एनआईए की टीम जाती है और वो वहाँ छापा मारती है, पूरे एविडेंस इकट्ठे करती है, उसके बाद में करती है। आप उनको ये, उन पे यदि लांछन लगाने का प्रयास कर रही हैं तो वो पोल खुल जाएगी और अदालत में है मामला, अदालत में पहुंचेगा तो वो अपने आप सामने आ जाएगी चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है देश में किस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र हैं, उसकी ये स्पष्ट बानगी है। और ये जो है बहुत जल्दी ये पोल खुल जाएगी। तो ममता बनर्जी जी मुगालते में हैं और एनआईए जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है उसको करना चाहिए कि देश के खिलाफ कोई भी विस्फोट करता है या कोई भी अपराध करता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मदांधता है, सत्ता के मद में चूर होकर के यदि ममता बनर्जी इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रही हैं जहां पर जांच एजेंसी का कार्य प्रभावित हो सकता है। आशीष दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जांच एजेंसी है,
अपना काम कर रही है। वहां सवाल यह है कि यदि इस तरह की गतिविधि है, कोई जेब कतरी का मामला दर्ज नहीं है, कोई चोरी का मामला दर्ज नहीं है, बम ब्लास्ट का मामला है, तो बम ब्लास्ट का यदि मामला दर्ज है तो बम ब्लास्ट के मामले में एनआईए यदि जांच कर रही है और उस जांच को प्रभावित करना देश की सुरक्षा के साथ और देश के ऐसे लोग जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त होते हैं, यदि उनका पक्ष रखा जा रहा है, उनका साथ दिया जा रहा है, तो यह देश की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है? नहीं, देखिए, राज्य सरकार की इसमें लापरवाही है, क्योंकि वो एक तो पहली बात तो ये है कि आजकल जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो आपराधिक हो या सामाजिक हो या किसी भी तरह की हो, तो उसको राजनीतिक एंगल उसको दिया जाता है। तो ये बंगाल सरकार की, ममता सरकार की ये पहले जल्दबाजी भी है कि उन्होंने इसको राजनीतिक एंगल दे दिया, जिस पर एनआईए जहाँ छापेमारी के लिए गई थी वो तृणमूल कांग्रेस के नेता का घर था, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से आरोप आना स्वाभाविक था या प्रतीक्षित था। दूसरी बात ये भी है कि 2 महीने पहले भी ईडी के अधिकारियों पर इसी तरह से पथराव या मारपीट जैसी घटना हुई थी, जब वो तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के यहाँ गए थे संदेश खाली मामले में। तो ये बंगाल का एक तो पहली बात है ट्रेंड है, और कुछ और भी राज्यों का ट्रेंड है, और दूसरी बात है राजनीति का भी ट्रेंड है। तो ये इस पूरे मामले में बेहतर ये होना चाहिए था कि राज्य सरकार खुद ही इस मामले पर पहले संज्ञान लेती कि इतने खतरनाक या नुकसान देने वाले विस्फोटक किसी घर में कैसे आए और उसकी जांच की जाती, तो वो ज़्यादा बेहतर था, ताकि लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं होता। और इस तरह की कोई और चेन बनी होती तो वो सामने आती। लेकिन अब चूंकि ये मामला एक तो चुनाव के वक्त में कार्रवाई की गई है, और ममता बनर्जी और भाजपा का जो आंकड़ा है, जो उनका जो अदावत है राजनीतिक, वो साफ तौर पे बंगाल में पिछले 6-7 साल से बहुत गहराई हुई है। तो इसलिए ये बड़ा लाजमी था कि ममता बनर्जी इस तरह का रिएक्शन देती, मगर बेहतर ये होता कि इस एंगल को बचाकर, इस एंगल को हटाकर दोनों ही पक्ष कुछ इस तरह की कार्रवाई की ऐसी नजीर पेश करें जिसमें ये साफ हो जाए कि ये कार्रवाई बिना किसी राजनीतिक विद्वेष के की गई है, और इसका एंगल जो है वास्तविक रूप से ऐसी आगे होने वाली किसी घटना से की रोकथाम है। बराबर आगे आने वाली किसी घटना से रोकथाम की बात कही जा रही है, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक द्वेष के कारण ये बात सामने आई है। भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो वो बात करते हैं संदेश खाली के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संदेश खाली का मामला कोर्ट ने भी कहा है कि यदि इस तरह की एक भी घटना हुई और एक भी एफआईआर दे दी सच्ची है जो दर्ज की गई है, तो ये देश के लिए शर्मनाक है। आपको लगता है कि ये जो एनआईए का प्रकरण है, एनआईए पर एफआईआर है, ये संदेश खाली से ध्यान भटकाने के लिए है? देखिए सूरज जी, सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, इतनी बड़ी एजेंसी पे जो हमला हुआ है वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और हुआ इसलिए भी है क्योंकि ये कंप्लीट पॉलिटिकल ड्रामा है ये, क्योंकि हर स्टेट में ये पॉलिटिकल ड्रामा अलग अलग रूप में चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। आम चुनाव जब सिर पर रहते हैं तो कोई भी राजनेता है, कोई भी राष्ट्रीय नेता है, तो वो इसको भुनाने में कसर नहीं छोड़ता। खासतौर से हम बंगाल पे जाते हैं तो ममता बनर्जी बहुत तेज तर्राज नेता है, वो ऐसे किसी चीज़ में फंसने पे बजाय वो उस पर अटैक करना जानती हैं। वो चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। और रही बात इसके हमले की, तो जिस घर पे छापा मारा गया था तो उनका कार्यकर्ता रहा, उनका नेता था वो। तो जब नेता किसी बीच में फंस रहा है तो हर एक पार्टी बचाने घुसती है उसमें, कि अपने नेता को किसी तरीके से सुरक्षित रूप से निकाल के लिया जाए, निकाल के ले जाया जाए। चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, आप दिल्ली में भी ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल ड्रामा है। आम चुनाव हो जाने दीजिए, सब शांत, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और पॉलिटिकल ड्रामे को एक शक्ल दी जा रही है, एक आकार दिया जा रहा है ताकि उससे चुनाव प्रभावित हो सके। अर्चना शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। पहले जब ईडी की कार्रवाई हुई कुछ राज्यों में, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको एक अलग संज्ञा दी, उस एजेंसी पर सवाल खड़े किए। सीबीआई को लेकर के सवाल खड़े किए कि सीबीआई जो एजेंसी है, सीबीआई भी केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। अब वह एजेंसी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जांच करती है, जो देश को सुरक्षा देती है, अलग अलग ऐसे आतंकी संगठन को लोग जहां कहीं होते हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को अंकुश लगाने पर, उनको सामने लाने पर, उनका खुलासा करने में ये एजेंसी काम करती है। अब ईडी और सीबीआई की तरह या इनकम टैक्स की तरह एनआईए पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे।
सर इसमें सिर्फ इतना सा है कि ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते एक इतनी बड़ी कहना चाहिए कि राष्ट्रीय एजेंसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोई भी राष्ट्रीय एजेंसी का अफसर जाके किसी भी घर में इस तरीके की निंदनीय कृत्य नहीं करता जो उन पर FIR दर्ज हुई है, छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, अगर ये पार्टियां नहीं कूदती, पार्टियों का कोई भी मुद्दा हो जिस पे उन्हें बोलना नहीं बोलना, पार्टियां अपना ओपिनियन देना चालू कर देती हैं। तो ये कहना चाहिए कि हवन में हम घी डालने का काम कर रहे हैं, आग को और बढ़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा जो है निष्पक्ष जाँच की जाती है। और ये है कि आप इसको दुर्भाग्य कह लीजिए कि ये चुनाव के टाइम पे उन्होंने किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना 2 साल पुराना मामला है, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। तो सडनली हो रही है, तो विपक्ष को भी कहने के लिए हो गया है। हालांकि इसमें कांग्रेस ने कहा है कि भाई ममता जी को राष्ट्रीय एजेंसी पे जो FIR हुई है या जो भी आरोप लग रहे हैं वो निंदनीय है, एक राज्य के लिए शर्मनाक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के देखा जाए तो वर्तमान जो परिदृश्य पश्चिम बंगाल का बन रहा है वो यही बन रहा है कि राष्ट्रीय एजेंसी को टारगेट करके राष्ट्रीय एजेंसी बनाम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल को हो रहा है। और राष्ट्रीय एजेंसी के कंधे पे बंदूक रख के जो है विपक्ष अपना निशाना ममता बनर्जी पे साध रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, दिनेश निगम जी आपके पास आना चाहूंगा कि आज जैसा अभी अर्चना शर्मा जी ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसी के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना साधा जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आज एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो जांच कर रही है। कल साधारण अपराध में भी यदि पुलिस किसी मामले की जांच करने के लिए किसी के घर जाती है तो फिर कल तो पुलिस को भी डर रहेगा कि यदि हम किसी के घर जा रहे हैं तो वहां शायद कोई महिला हम पर आरोप लगा दे। स्वाभाविक है। इस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में कोई नई घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस तरह से 2-3 घटनाएं जो है नेशनल एजेंसियों के साथ पहले भी हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि अभी जैसे हमारे एक प्रवक्ता ने कहा कि वो विपक्ष के कंधे पे बंदूक रख के ये चलाई जाए। सवाल ये है कि ये एजेंसी को, ये सही है कि 2022 में ये केस हुआ था, लेकिन जो एजेंसी के सुपुर्द किया गया वो मेरे ख्याल से जून 23 में कोर्ट के माध्यम से इनको हैंड ओवर किया गया था, है ना। तो उन्होंने जैसे उनको कोर्ट ने निर्देश दिया या कोर्ट ने हैंड ओवर किया तो वो अपनी जांच में वो आगे बढ़े। अब सवाल उसमें ये है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा ये प्रश्न था और मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है, बम से मामला जुड़ा हुआ है देश के लिए जो है ये। तो इसमें सवाल सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ एजेंसी जाने का एक प्रावधान है। कोई भी नेशनल एजेंसी अगर कहीं जाती है किसी स्टेट में तो वो उसी स्टेट के वहाँ के पुलिस के मुखिया या जो भी उनके होते हैं उनके संपर्क में आती है और उनसे अपना एक लोकल फोर्स जो चाहिए उनको, तो वो उनको एक उपलब्ध कराने का आग्रह करती है। अब NIA ने इसमें क्या भूमिका निभाई? उन्होंने वाकई जो है वहाँ के लोगों से संपर्क किया था कि नहीं किया था? उनके साथ CRPF गई थी या वहाँ की लोकल पुलिस थी? तो सवाल एक जांच का बिंदु ये भी है। अगर उनके साथ सेंट्रल की ही सारी फोर्स रही तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो है उस राज्य सरकार को उचित नहीं समझा जानकारी देने के लिए, या वहाँ के पुलिस मुखिया या जो भी है जिम्मेदार लोग उनको बताने की कोशिश नहीं की। और अगर उन्होंने ऐसा किया है और वहाँ की लोकल पुलिस उनके साथ में थी तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक ड्रामा है। 100% राजनीतिक ड्रामा होगा अगर ऐसा होता है, जांच में ये तथ्य सामने पाए जाते हैं तो, है ना। अब सवाल उसमें ये कि जांच एजेंसी कोई भी हो, है ना, उसको जो बिंदु दिए जाते, जांच के बिंदु दिए जाते, वो उसी दायरे के अंतर्गत अपनी कार्रवाई करती है या उसी में अपनी वो जांच करती है। अब FIR लगा देने से कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा वो हो गया। FIR में जांच के प्रावधान है, उसकी जांच होगी, उसके तथ्य सामने आएंगे कि वाकई जो है जिस महिला ने जो आरोप लगाए हैं एजेंसी, नेशनल एजेंसी के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा किसी के FIR लगा देने से कोई बहुत बड़ा वो प्रबंधा नहीं होगा। FIR तो होती रहती है, कोई नई चीज़ है क्या? हम हैं हमारे, आप किसी के खिलाफ हम बोल दें कि उसने हमारे साथ ऐसा किया तो इसका ही FIR लिख जाना ये ठीक है कि ये तो प्रावधान सरकारों ने अपना बना रखा है कि पहली लगता है कि जांच के FIR जांच के बाद होनी चाहिए थी या FIR के बाद जांच, इन दोनों बिंदुओं में फिर क्या उचित है? FIR जांच मतलब
मतलब यदि पहले आवेदन दिया गया महिला के द्वारा, तो पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, बयान लिए जाने चाहिए थे, फिर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, या फिर एफआईआर कर लिए केवल महिला के आवेदन पर और अब जांच करेंगे? नहीं, देखिए दो बिंदु होते हैं उसमें। नियम तो ये भी है कि आप आवेदन ले करने के बाद उसकी इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर करें, ये भी है। और एक प्रावधान ये है कि अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको एफआईआर करना पहले जरूरी है, तो एफआईआर करने के बावजूद भी उसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है जांच वाली, बराबर है ना। तो ये सवाल ये है बस, थोड़ा सा चाहे आप ये कान पकड़ो चाहे ये कान पकड़ो, है नियम वही, थोड़ा सा कर्मठ बदल दिए जाते हैं। तो इसमें अपन ये कहना कि एफआईआर दर्ज कर ली गई, ये कोई बहुत बड़ा तो प्रोपोगंडा नहीं हो गया। इसको बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि वर्तमान में जो चुनाव है वो देश के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जिससे हर राज्य जुड़ा है, पूरे देश के लोग जुड़े हुए, पूरे देश के राज्य जुड़े हुए। तो हर राजनीतिक दल जो वहाँ का मुखिया होता है स्टेट का, या जो भी जिसकी सरकार होती है, वो हर तरह से ये प्रयास करती है कि हमारी स्थिति बरकरार रहे, हमारे यहाँ किसी बिचौलिए का प्रवेश नहीं हो जाए। तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने का की कोशिश करती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा ड्रामा हो रहा है, अगर उन दो बिंदु जो मैंने पहले आपसे कही, अगर उन दो बिंदुओं में सच्चाई होती है कि नहीं, नेशनल सही है अपनी जगह, उन्होंने स्टेट को इन्फॉर्म किया, तो निश्चित रूप से जो है इसमें स्टेट की गलती है। और अगर उन्होंने स्टेट को इन्फॉर्म नहीं किया तो ये माना जाता है कि उन्होंने भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और जाकर के सीधे उन्होंने हस्तक्षेप किया। तो उसके अनुसार जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी उंगली उठाई जा सकती है, और मेरा अपना ये मानना। उंगली उठ सकती है, हालांकि एक बात जरूर कही जाती है कि जो व्यक्ति उंगली उठाता है किसी के ऊपर, तो एक उंगली भले ही सामने की तरफ होती है लेकिन 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। शुभकरण पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये एनआईआर की एफआईआर और काउंटर एफआईआर पर तो अपनी बात रखें ही, साथ में इस तरह में जैसा कि हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो सियासी समीकरण चल रहा है, एनआईए पर एफआईआर की बात है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल कि तृणमूल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि रामनवमी पर दंगे की बात कह रही हैं वो। आपको लगता है कि वहां का जो चुनाव है वो देश के बाकी राज्यों से अलग चुनाव होता है, वहां इस तरह की बातें सामने आती हैं, वहां सांप्रदायिकता की बात सामने आती है, वहां सद्भाव नहीं दिखता है? यदि ऐसा है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में चुनाव की निष्पक्षता वहां दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले सूरज पाठक जी मैं बताऊं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभी बोल रहे थे जी कि ये देश है संविधान से चलता है जी, ये देश लॉ से चलता है। और जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं, कहीं भी यदि इनपुट मिलता है कि यहाँ कुछ हुआ है, तो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि साहब एनआईए को सूचना देना चाहिए। जब कोई गंभीर अपराध होता है तो कहीं ऐसा संविधान में नहीं लिखा कि वहाँ संबंधित थाने को बुलाओगे और फिर जाकर के वहाँ ऑपरेट करोगे। सीआरपीएफ के अधिकारी थे कोई बड़ा अधिकारी है तो राज्य के उसको वहाँ के डीजी को बताया जाता है और बता करके अपनी कार्रवाई अपनी प्रोसेस करते हैं। और आज अब नया जैसे सुनने को मिला कि साहब महिला ने एफआईआर कर दिया। निश्चित तौर पर एनआईए जो बड़ी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनएस हो, जब ये बड़ी कार्रवाई करते हैं तो लोग अपने बचाव के लिए आरोप प्रत्यारोप की कहानी गढ़ते हैं। आज मैं सबसे कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, कल तो एजेंसियों का विश्वास खत्म हो जाएगा। हर कोई उनके खिलाफ एफआईआर करने चला जाएगा। इस देश में लॉ है, तो लॉ का सिस्टम ये है कि यदि कोई अपराध हुआ है तो प्रथम दृष्टा ये होता है कि एक सरकारी एजेंसी है, कोई सिविलियन नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है कि आप किसी के खिलाफ आप गए और पुलिस उठा के एफआईआर कर लिया। यदि नेशनल एजेंसी वहां गई और उस घर पे साक्ष्य मिले और साक्ष्य के आधार पर यदि कार्रवाई हुई है, तो ये एक ममता जी का, जैसे ये कहते हैं मोदी हिटलर शाही हो रही है, तो ये एक ममता जी एक ये हिटलर शाही की परंपरा है कि मैं सरकार की मुख्यमंत्री हूं, मेरे राज्य में बिना अनुमति ना कोई ईडी, ना कोई सीबीआई, ना कोई एनएस, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो सूरज जी, एक तो बात तो ये हिटलर शाही है, और इस तरीके की कार्रवाई देश की एजेंसियों में आखिर हम कहते हैं कौन कार्रवाई करेगा? क्या उस क्षेत्र का थाना प्रभारी करेगा? मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ का डीजी करेगा? क्या वहाँ का एसपी करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? जो नेशनल एजेंसी है, जो स्वतंत्र है, जो राजनीतिक मतभेद में नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई करती है। और आज यदि आरोप हमारे एजेंसियों में लगा है तो कहीं ना कहीं एजेंसियों को कमजोर करने की भावना है। और एक बात आपने कहा, दुर्गा उत्सव, भाई दुर्गा उत्सव विषय दिया गया तो दुर्गा उत्सव में आप प्रतिबंध कर देंगे। और यदि आपका ईद का मिलन आया तो आप ईद में मिलन, तो इस देश में दो कानून नहीं है। यदि हिंदुओं का मिलन का कार्यक्रम है तो हिंदू उत्सव भी होना चाहिए, और ईद का कार्यक्रम है तो ईद का भी कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन ममता जी संदेश क्या देती है? हिंदू मुस्लिम, आप चाहते हो कि देश में दंगा हो, दंगा फैलाओ और हमारा नाम हो,
तो इस तरीके से देश संविधान से चलता है पाठक जी। और जो संविधान को तोड़ेगा, चाहे किसी की भी राज हो, आज आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल का पूरा दल, पूरा मंत्रिमंडल जेल में है और सब बैठे धरने में। आखिर आचार संहिता कानून क्या कर रहा है? कैसे अनुमति हो गई? आज 5 आदमी यदि खड़ा हो जाए तो आप आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है, लेकिन आप सब धरने में बैठे। तो कहीं ना कहीं कानून का भय होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। और इस तरीके से नेशनल एजेंसियों में जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये निरर्थक है। आरोप निरर्थक है। हालांकि एनआईए के अधिकारियों ने भी कहा है कि यह आरोप निराधार हैं और पुलिस चाहे तो इस मामले की कैसे भी किसी भी तरह से निष्पक्ष जांच कर सकती है और जो एफआईआर लिखाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो बेबुनियाद हैं। आलोक सिंह जी, यहाँ सियासत की हम बात कर रहे हैं। आपने भी चर्चा की शुरुआत में जो बात कही कि यदि इस तरह की बातें हैं कि केवल सियासत का लाभ लेने के लिए, अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि उल्लेख आया पहले भी जब संदेश खाली के लिए एनआईए की टीम वहां गई तो उस पर हमला किया गया और वहां गाड़ी जलाने की कोशिश की गई। एक युवक का वीडियो सामने आया उस समय कथित तौर पर कि उस युवक के द्वारा जो प्रयास किए गए उस बात को झूठा करार दिया गया। अब एनआईए की जांच की टीम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वास्तविकता यही है कि जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा कि देश संविधान से चलता है। यदि संविधान सबके लिए लागू है, देश के नागरिकों के लिए, सबके लिए लागू है, और उन्होंने ये भी कहा कि अलग राज्य के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। हाँ, राज्य की नीतियां अलग हो सकती हैं, जनता के लिए हो सकती हैं, लेकिन यहाँ तात्पर्य यह है कि यदि इस तरह की चीजें सामने आती हैं, यदि एक व्यक्ति पर, क्योंकि हाँ ठीक है, भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, कोर्ट ने भी कहा है कि महिला की शिकायत पर शिकायत दर्ज करके जांच की जाए। यहां ऐसी स्थिति में क्या महिला को सामने करके वो भीष्म पितामह को मारने वाली प्रक्रिया नहीं दोहराई जा रही है, शिखंडी को सामने करके? बिल्कुल महिला की आड़ ली जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है। बड़ी मज़ेदार है कि भारत में संविधान में जानकारी देने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, कोई फरियादी आया, हमने रिपोर्ट दर्ज करना है। हाँ। अब ये रिपोर्ट दर्ज करना, इसके बाद में जांच होगी। हाँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसने की है, यदि पुलिस ने दर्ज की है, उसको लगता है साक्ष्य हैं, उसने एफआईआर दर्ज की है, तो ये पुलिस को साबित करना है। हाँ। हम इस्तगाशा पेश करते हैं अदालत में। इस्तगाशा में अदालत के सामने जाके हम एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के बाद में ये हमारा दायित्व होता है कि हम उसको साबित करें अदालत में, एविडेंस इकट्ठे करके लेके आए और बताएं अदालत को कि साहब ये अपराध घटित हुआ है। तो एफआईआर में मतलब जो प्राथमिकी है, प्राथमिकी दर्ज होने में कोई नियम कानून नहीं है। आदमी फरियादी आया तो शिकायत दर्ज करना है, फिर वो फरियादी महिला है तो बिल्कुल करना ही करना है, तो एफआईआर हो गई। ये राज्य को सोचना चाहिए कि जब पुलिस एनआईए ने पूरी कार्रवाई की, वीडियोग्राफी हुई है, तो हम ये फर्जी रिपोर्ट ना करें, तो ये राज्य को सोचना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, तो ममता बनर्जी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं और ये बात अदालत में साबित हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है सबकी वीडियोग्राफी। तो ये जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं, ये बचकानापन है और ये बचकानापन आगे जाके खुल जाता है, तो ये किसी को नहीं करना चाहिए। रही बात की पॉलिटिकल ड्रामा है, तो पॉलिटिकल ड्रामा तो पॉलिटिक्स का ही मैदान है भाई, हर कोई करेगा पॉलिटिकल ड्रामा। राजनीति कोई राम भजन मंडली तो है नहीं। हाँ। तो पॉलिटिकल ड्रामा तो सब करेंगे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी बात या साख भी बहुत मायने रखती है। बराबर। जनता के बीच में यदि विश्वास आपका खो देंगे आप, हाँ, तो आगे आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, वो नहीं सोच पा रही हैं, तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। बंगाल जो है नई करवट लेने जा रहा है। बंगाल नई करवट लेने जा रहा है। आपको आशीष दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा। और आपको लगता है कि इस समय जैसा उन्होंने कहा कि बंगाल नई करवट लेने जा रहा है, तो ये जो चीजें हो रही हैं, यदि सियासत के उद्देश्य से की जा रही हैं, सियासत का लाभ लेने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, तो इसका फायदा मिलने की बजाय ममता बनर्जी को नुकसान भी हो सकता है? इसके दोनों पक्ष भी हो सकते हैं। अगर राजनीतिक रोटी सेकने की बात की जा रही है तो ये दोनों पक्षों पे लागू होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है एनआईए के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी कि वो अपने अपने पक्ष को सही साबित करें। ये इस पूरे, मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बेहतर निचोड़ यही होगा कि यदि एनआईए की जांच सही दिशा में है, सारी चीज़ें सही है, तो वो उस चीज़ को सही साबित करें। वहाँ राज्य सरकार वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी यदि वो उसको सिद्ध कर देते हैं। और यदि एनआईए किसी और मोटिव से वहाँ काम कर रही है, किसी दबाव पे काम कर रही है, जैसा ममता बनर्जी को लगता है, तो ये ममता बनर्जी को साबित करना होगा कि वहाँ पर वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, या इस तरह की चीज़ हुई तो इतनी उसकी वो गंभीरता या उसकी आरोपी कौन है, क्या है। तो ये इस पूरे चीज़ों का निचोड़ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो एजेंसियाँ हैं जिन पर बेसिक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका एक मर्म ये भी है कि जो एजेंसी काम कर रही हैं उसको लेकर के
बहुत पिछले कई दिनों से लगातार आरोप चलते हैं, लगातार सवाल उठते हैं और ये भी बात कही जाती है कि ये एजेंसी उन जगहों पे ज़्यादा सक्रिय होती है जहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें काम करती हैं। ठीक है। तो ये इस पूरी चीज़ का है। तो यहाँ पर जब एनआईए की भूमिका की बात आ रही है तो ये एनआईए हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो या जो भी संस्थाएं हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनको भी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करने की और काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा और यदि ऐसा वो नहीं कर पा रही है, कोई दबाव है, तो उससे उन्हें आज़ाद होना पड़ेगा। हाँ। ये आज की सरकार पे लागू नहीं होता, ये पिछली भी सभी सरकारों पे ये बात लागू होती थी और सभी जगह इस तरह की बातें आती थी। तो ये एजेंसियों की जो स्थिति होती है ये फुटबॉल की तरह हो जाती है, राज्य और केंद्र के बीच में इनकी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड होने लगती है जी। तो ये उस विश्वसनीयता का भी सवाल है हाँ। जिसको दोनों पक्षों को निभाना चाहिए और दोनों पक्षों को उस पर खरा उतरने की कोशिश करना चाहिए। एजेंसियों की स्थिति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में फुटबॉल की तरह हो जाती है कि वो अपना काम निष्पक्षता से कैसे करें। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आशीष दुबे जी की बात से, भदौरिया जी की, जैसा कि अभी जो बात सामने आई कि एजेंसियां उन राज्यों में ज़्यादा सक्रिय हैं जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं। ये आरोप लगते रहे हैं एजेंसियों की कार्यशैली पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगता रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करने का, केंद्र सरकार पर आरोप लगता रहा है कि एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आशीष भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा जी। उन्होंने जो बात, एक बिल्कुल सटीक बात जो कही है, हाँ। कि जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पे ऐसी कोई कार्रवाई कभी नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जो इतनी बड़ी एजेंसी है हमारी, वो वाकई फुटबॉल की तरह हो जाती है। अगर डबल इंजन की सरकार है तो वहाँ पे फुटबॉल नहीं बनती है वो, हाँ। लेकिन दूसरे दल की जो सरकारें हैं वहाँ पे निश्चित रूप से फुटबॉल बनती है। सवाल तो यही उठा है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर इतनी सक्रियता नहीं होती एजेंसी की। सवाल तो यही नहीं होती, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये सारी एजेंसी केंद्र सरकार के पास रहती है और केंद्र सरकार जो सब चाहती है वैसा उनसे काम करवाती भी है। कहाँ आपको कार्रवाई करना है, कहाँ आपको कार्रवाई रोकना है, उसका सीधा सीधा उदाहरण है। जब आपका इतना पुराना ये प्रकरण है बम ब्लास्ट का, तो आपको ये लोकसभा चुनाव के समय पे ही छापा मारने के क्या ये निकला है आपका नतीजा। उससे पहले भी तो आप ये कार्रवाई कर सकते थे। और मेरे एक साथी ने जो बात कही थी कि कोई जरूरी नहीं होता कि संबंधित लोकल पुलिस को भी आप खबर दें या स्टेट के डीजी को आप खबर दें। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। अगर मैं भोपाल में हूं और मेरे खिलाफ प्रकरण उत्तर प्रदेश में दर्ज है, उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां आएगी, जिस कॉलोनी में रहता हूं उससे संबंधित थाने के पास जाएगी, वहां से एक कर्मचारी को साथ लेके फिर मेरे घर पे छापा मारेगी वो। ये नियम है, ये संविधान का नियम है, ये कानून का नियम है, इसमें कोई अलग सी बात नहीं होती। निश्चित रूप से वहाँ की लोकल पुलिस जो है एसपी लेवल पे है या डीजी लेवल पे है, उनको निश्चित रूप से उन्हें खबर करनी चाहिए थी। अगर नहीं करी है तो की है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि ऐसी बड़ी एजेंसी पे ऐसा हमला नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। देश की एजेंसी, देश की वह एजेंसी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों की जांच करती है, वह एजेंसी जिस एजेंसी को लिए ये कहा जाता है कि हमने कई मामले देखे हैं देश में जहां जहां ब्लास्ट हुआ है, उन ब्लास्ट को लेकर के, अर्चना शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा अपना सवाल लेकर के, कि हमने देखा है कि जहां जहां ब्लास्ट होते हैं उन ब्लास्ट को लेकर के एनआईए उसमें सक्रियता दिखाती है, जाँच करती है, जाँच करने के बाद में आरोपियों का नाम सामने लाती है, आरोपियों की पहचान सामने लाती है। लेकिन यहाँ पर एक बम विस्फोट का मामला है और यदि क्या राज्य सरकार को ये नहीं चाहिए था कि यदि मामला इस तरह का है, बम विस्फोट का है, कोई आरोपी है, संदिग्ध है, तो उसे खुद एजेंसी को सौंपे कि आप जांच कर लो, यदि ये संदिग्ध है, आरोपी है, तो इससे सजा होनी चाहिए, वह जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत है, बजाय इसके कि उसे बचाया जाए। देखिए, ममता बनर्जी का हमेशा ये है कि भाई टीएमसी का बंदा है तो वो उसको खुली छूट है। जैसे आज मोदी जी ने भी बोला है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं को अपराध करने का खुला लाइसेंस दे दिया है। पहली बात। दूसरी बात, आज पहली प्रतिक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अपनी सफाई दी है। इतनी बड़ी एजेंसी को एक महिला के आरोप की सर बोल रहे थे कि एफआईआर होना बड़ी बात नहीं, एफआईआर होना एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो उन्होंने आज आके अपनी सफाई दी और उस सफाई में ये बोला है कि मेरे साथ महिला कांस्टेबल, संबंधित थाना जो है, सभी लोग मौजूद थे और क्षेत्र के लोग भी आ गए थे। बड़ा विरोध के बाद हमने उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में आप देखिए कि आज से शायद 2-3 महीने पहले का मेरे को एग्जैक्ट समय नहीं पता, लेकिन जो अपना एक मामला था
एक टीएमसी का ही शेख करके बंदा था, उसके पास भी जब पुलिस गई थी राशन घोटाले मामले में, तब उस पर भी पथराव किया गया था और उसका भी बचाव ममता बनर्जी ने किया था। पहले अन्य मामले भी देखे जाए, संदेश खाली का देखा जाए, किसी का भी देखा जाए, तो लगातार, तो भाई टीएमसी का हर बंदा तो पाक साफ नहीं हो सकता जिसके। और जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब मोदी जी ने आज ये भी बोला है कि आतंकवाद को बचाने के लिए भी जो है अगर ममता बनर्जी सामने आती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का एक कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने टारगेट कर लिया कि हम ममता बनर्जी को टारगेट करेंगे, टारगेट नहीं, पुराने आंकड़े आप उठा के देखेंगे तो टीएमसी का कार्यकर्ता है मतलब वो दूध का धुला है, भले वो बयानबाजी करे, भले वो बम फोड़े, पत्थर फोड़े, राशन का घोटाला करे, संदेश खाली करे, कुछ भी करे, वो सभी लोग पाक साफ है क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको लाइसेंस दे दिया है। यदि किसी एक राजनीतिक दल के नेता के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा यदि कोई ऐसी गतिविधि की जाती है जो देश के हित में भी ना हो, दिनेश निगम जी आपके पास आना चाहूंगा, तो उसे वरद हस्त प्राप्त है अपने शीर्षस्थ नेता का, तो क्या, जैसा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उस पर टिप्पणी चाहूंगा आपकी कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को अपराध करने की खुली छूट दे रखी, इस पर आपकी टिप्पणी। और साथ ही आज हम टीएमसी की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा की, हम बात कर रहे हैं एनआईए पर एफआईआर की, तो क्या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को उसका वरिष्ठ नेता इस तरह की छूट दे सकता है कि तुम मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हो तो कुछ भी करो, चाहे वो देश के हित में हो या देश के हित में ना हो? नहीं देना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। और जिसने जो भी दे रहे हैं, जो स्टेट के राजनीतिक मुखिया अगर इस तरह की परंपरा अपना रहे हैं तो वो देश के लिए अहितकारी होगा, क्योंकि मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए मानवता के अनुसार। और लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लोकतंत्र में तो इसको बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है ऐसी स्थिति में कि आप अपने आदमी को बचाने के लिए उसके सारे अपराधों में पर्दा डाल दो हैं और देश की ऐसी एजेंसी के ऊपर आरोप लगा दो आप जो निष्पक्ष, जब उम्मीद ये थी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसकी जांच निष्पक्ष नहीं कर पाती, तभी जाकर के न्यायालय या किसी के माध्यम से ऐसी एजेंसियों को वहां भेजा जाता, उन स्टेटों में भेजा जाता। वो डायरेक्ट हस्तक्षेप करने नहीं आती। निश्चित रूप से ऐसी कोई स्थितियां वहां बनी होंगी तब जाकर के उन्होंने उसमें प्रवेश किया होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारे भाई ने एक बहुत वो बात बोली कि किसी भी स्टेट में जाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ नियम नहीं है ऐसा। जी, जी। उनकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान में ही ये प्रावधान है कि अगर सीबीआई को किसी स्टेट में प्रवेश करना है तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी रिकमेंड करी हो, वो रिकमेंड करेगी मामले को लेकर के कि नहीं आप इसकी जांच आप अपने स्तर से करिए, तब आती है नंबर 1। या फिर जब वहां वो डायरेक्ट प्रवेश कर सकती है जब न्यायालय का हस्तक्षेप हो, है ना, उसके अलावा नहीं कर सकती। उसके अलावा ऐसे नियम, कोई नियम नहीं है कि आप किसी के भी राज्य में जाकर के कुछ भी कर लो। तो ये नियम है, ये अपने ही देश के कानून में ही, अपने प्रावधान, संविधान में ऐसे प्रावधान है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है, जानकारी दी है वहाँ के स्टेट मुखिया को, ये जो तो निश्चित रूप से कि इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है वहाँ के लोकल लोगों के, स्टेट के जो मुखिया उनके द्वारा। और अगर उनकी भी कहीं ना कहीं त्रुटि है या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर एक संकेत ये भी होता है कि जैसे अभी हमारे कई 2-3 भाइयों ने या प्रवक्ताओं ने कहा कि ऐसी जगह छापा क्यों नहीं पड़ता जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जी, है ना। तो वो जो बिंदु है उस बिंदु के तरफ भी फिर इशारा जाता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव उनके ऊपर है जो उन्होंने डायरेक्ट जाकर के हस्तक्षेप किया, है ना, डायरेक्ट। इसीलिए सवाल ये उसमें ये है कि ये जो बिंदु है ना, ये जैसे अभी बहन ने कहा कि स्पष्टीकरण दिया उन्होंने, एक एफआईआर जैसे मामले में उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। आप ये बताइए, ऐसी स्थिति नेशनल एजेंसी, उसको जरूरत क्या थी कि भैया अभी तो जांच भी नहीं हुई, उस एफआईआर के बारे में अभी कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई, उसकी एबीसीडी शुरू नहीं हुई, आपको सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपसे पूछा था क्या कि नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, या आप गए थे कि वहां नहीं गए थे? अगर सवाल ये है कि आप सफाई दे करके भी कहीं ना कहीं आप अपनी बात को जो है मैं वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा कुछ है।
निश्चित रूप से अगर आप इस तरह से तुरंत आकर के किसी मामले में सफाई देने के लिए मैदान में आए हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे उसमें भी दिल में भी कहीं भ्रम की स्थिति है। भाई क्या जरूरत पड़ गई FIR का मतलब ये थोड़ी होता कि FIR हुई तो बस हो गया, हो मच गया। अरे FIR में भी नियम कानून होते हैं, उसकी जांच होती है, उसमें तथ्य जुटाए जाते हैं। जैसा हमारे सिंघई भाई ने कहा कि अदालत में उसमें चालान पुटअप किया जाता है, चालान पुटअप करने के पहले उसके सारे बिंदु इकट्ठे किए जाते हैं, विटनेस बनाए जाते हैं और ये पुलिस प्रूफ करने के लिए वहाँ चालान पुटअप करती है कि नहीं हमने जो FIR करी थी वो जायज़ थी, संतोषजनक थी और ये उसके प्रमाण है। FIR को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में बवाल है, NIA की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी हो रही है कि सफाई दी तो सफाई क्यों दी, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक बात जरूर आ जाती है। शुभकरण पांडे जी, आपके पास आना चाहूँगा कि आज जहाँ हम बात कर रहे हैं, ED ने केजरीवाल को 9 समन भेजे, एक भी समन पर उपस्थित नहीं हुए, घर गए, पूछताछ की, हिरासत में लेकर के आ गए। NIA यहाँ जांच कर रही है, CBI किसी मामले की जांच करती है तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एजेंसियों की आज़ादी, मैं उनकी ये आज़ादी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यदि एजेंसियों के पास अधिकार नहीं होगा, एजेंसियाँ निष्पक्ष रूप से जाँच नहीं कर पाएंगी, तो क्या इन एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे कि मैं यदि किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, किसी दूसरे राज्य में रहता हूं जहां पर गैर भाजपा शासन है, तो वहां यदि कोई भी एजेंसी मेरे पास आएगी, मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मेरी राज्य सरकार, क्योंकि मैं राज्य सरकार की पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं सुरक्षित हूं। देखिए, जिस तरीके से स्वच्छता की बात आप कर रहे हो, देश हमारा संविधान से चलता है। मानिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, यदि एजेंसियों पर हमेशा भरोसा रहा है। आप जिस तरीके केजरीवाल का एजेंसी कौन, कोर्ट जो जांच कर रही है, ईडी देखिए, केंद्र में सरकार यदि है तो ईडी किसके संरक्षण में है? केंद्र के संरक्षण में है। और वो अधिकारी किसी पॉलिटिकल के संरक्षण के और किसी इशारे पे कार्रवाई नहीं है। आज एक प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हो और आपको 9 सम्मन जा रहे हैं, किसके द्वारा? एक एजेंसी के द्वारा। आज 6 सम्मन गए, 8 सम्मन गए, सम्मन को भी आप गैर कानूनी कह रहे हो। और सम्मन कैसे भेजा जाता है? वैधानिक सिस्टम से भेजा जा रहा है। तो एक देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि सम्मन को कहे कि ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी ढंग से, और जब कोई, सूरज पाठक जी, जब किसी एजेंसी के पास पर्याप्त साक्ष्य होता है और पर्याप्त उसके पास प्रूफ होता है, तब किसी मुख्यमंत्री पे हाथ डाला जाता है। आज केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और कहा कि साहब इस्तीफा नहीं देंगे। इस देश में नैतिकताओं से सरकार चलती थी। अभी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, कानून है, लेकिन आप कानून में तोड़ने का भी सिस्टम है और बनाने का सिस्टम है। आप कह दो मैं अपराधी हूँ, इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल चला गया, अभी साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने हमको सजा नहीं सुनाई, और हमें कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई इसलिए हम अपराधी नहीं है। जब हमारी एजेंसियों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगेगा, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, और चाहे IT हो, इन एजेंसियों को स्वतंत्र कहा गया, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी में यदि भ्रष्टाचार की शिकायत है और इन एजेंसियों के पास पर्याप्त साक्ष्य है, तो उन्हें रेड करने का पूरा प्रोविजन है, रेड करने की पूरी प्रोसीडिंग है। कोई भी यदि बड़ी एजेंसी कार्रवाई करती है, सूरज पाठक जी, तो बिना जानकारी, बिना सूचना, बिना पत्र को किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकती। एक सिस्टम है, पूरा प्रपत्र दिया जाता है और प्रपत्र होने के बाद फिर उस पर कार्रवाई हो जाती है। आज जिस तरीके से आपने ममता, आज तो हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा कहेगा कि हम आपको घुसने नहीं देंगे। हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहेगा आप हमारे प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं करोगे। तो फिर तो प्रदेश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। सट्टा, कोई सट्टा किंग होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई ड्रग्स माफिया होगा। आखिर इन माफियाओं के ऊपर कौन एजेंसी कार्रवाई करेगी? किसको ताकत प्राप्त है? क्योंकि जो एजेंसी जाएगी उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। ये देश संविधान से है, ये देश भरोसे पे चलता है, और लॉ, जो हमारा लॉ है, इस देश में ना कोई पार्टी बड़ी है, ना कोई नेता बना है, सबसे बड़ा है कानून। और कानून के दायरे पे यदि कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पे सत्य मानी जाती है। और जो एजेंसी के ऊपर सवाल उठाए, ये सरकार की सरासर तानाशाही है। और इस तरीके का कोई भी सरकार हो, चाहे ममता नहीं, हम आज केजरीवाल की उठा के देख लीजिए। आज चुनाव आयोग घोषणा लगा, दुबे जी अभी हमारे कह रहे थे कि आयोग निर्वाचन लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन 200, 500 जनसभाएं हो रही हैं, बिना अनुमति की सभाएं हो रही हैं। आखिर आचार संहिता कहाँ है?
आखिर कानून का डंडा कहाँ है? लोग कब भय करेंगे कि देश के कानून है और हमें कानून हाथ में लेके नहीं चलना चाहिए, इसलिए कानून से डरना चाहिए। और जो भी एजेंसियां काम कर रही है वो संवैधानिक और सिस्टम और लॉ के अनुसार काम कर रही है। कानून का अनुपालन देश के सभी नागरिकों के लिए बराबर है और देश के सभी नागरिक कानून का अनुपालन करें। आलोक सिंघई जी, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है उपादेयता की, यहाँ हम बात करें सियासत की, क्योंकि ये सब कुछ एक सियासी ड्रामे के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो हालांकि कहा जाता है कि राजनीति और शुचिता नदी के वो दो धारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। राजनीति में शुचिता भले ही ना हो, लेकिन जांच एजेंसियों की उपादेयता पर भविष्य में सवाल खड़े हो सकते हैं आज के इस प्रकरण के बाद में। और बीते कुछ दिनों से, चाहे हम बात करें संदेश खाली की जांच के दौरान जब हमला किया गया, हम बात करें FIR दर्ज की गई, हम बात करें कि उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना, तो ये एजेंसियों की उपादेयता पर यदि सवाल खड़े हो जाएंगे तो देश की सुरक्षा जाएगी कहां? और राजनीति और शुचिता कभी नदी के धारे बनकर बह सकेंगे? बिल्कुल सूरज जी, ये तो कार्रवाई पे जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है। बगैर एविडेंस के, बगैर एविडेंस पे आप ऐसा हुआ होगा जी, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ होगा, पॉलिटिकल बयानबाजी के कारण हुआ, शंकाएं उठाना बिल्कुल गलत है। आपके पास में कोई एविडेंस है, यदि एजेंसी ने गलत किया आप सामने लेके आइए और बाकायदा एजेंसी पे आरोप लगाइए। जब पूरी कार्रवाई पारदर्शी ढंग से की गई है और लंबा समय दिया गया, इसमें लगातार सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए, उसके बाद में कार्रवाई की गई है, तो इस पे शंका करना गलत है। हाँ, कोई बात आती है तो आप बिल्कुल सामने रखिए कि गलत एजेंसी ने गलत कार्रवाई की है, लेकिन इस तरीके से केवल कल्पना के आधार पे किसी पे आरोप लगा देना, किसी पे लांछन लगाना, ये बिल्कुल गलत है। और एजेंसी की कार्रवाई को यदि लगता है कि उनको गलत किया था तो आप पहले सब चीजें लेके आते सामने, आप क्यों बचाते रहे भाई इतने साल समय से? बिहार में देखिए आप किस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव के समय में IPS की बीवी को उठा ले जाते थे। आप ये लोकल लेवल पे पुलिस को कितना डराया धमकाया जाता है। आप केंद्र पे तो लांछन लगा रहे हैं, लेकिन राज्य में पुलिस निष्पक्ष है कि नहीं है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बंगाल से जो बांग्लादेश से जो आते हैं घुसपैठिए, उनको वोटर बनाया गया, उनको वोटर बना के जीतने का प्रयास किया जा रहा है और जबरदस्ती आप तानाशाही कर रहे हैं। इन सब बातों को भी देखना पड़ेगा, वो अदालतें भी देखती हैं, एजेंसियां भी देखती हैं। तो निश्चित रूप से केंद्र की एजेंसी की कार्रवाई है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हाँ, एविडेंस कोई आता है आप तो बिल्कुल बाकायदा वो सामने रखिए और उसको प्रोसिक्यूट कीजिए। भारत में न्याय की देवी की प्रतिमा की पूजा होती है और न्याय की देवी की प्रतिमा पर आंखों पर काली पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि वह केवल और केवल साक्ष्य को देखती है, प्रमाण को देखती है। मामला किसी से भी जुड़ा हो, आज उदाहरण में सिटिंग CM हैं, वो जेल में हैं। क्यों? क्योंकि जांच एजेंसी ने उन पर आरोप लगाए हैं, भले ही आरोप दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोपी हैं। यहां सवाल सबसे बड़ा ये आ जाता है कि यदि जांच एजेंसियों की उपादेयता, निष्पक्षता पर सवाल यदि खड़े हो रहे हैं तो वो क्यों किए जा रहे हैं? क्या जांच को प्रभावित करने की मंशा है या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने की मंशा है? ये तमाम चीजें तब खड़ी हो जाती हैं जब बिना साक्ष्य के ऐसी कोई बात की जाती है। और ऐसी स्थिति में, जैसा कि निगम जी ने भी बात कही है, अर्चना शर्मा जी ने भी जो बात कही है, कि ऐसी स्थिति में एक FIR पर देश की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी को सफाई देनी पड़ रही है। तो क्यों? क्योंकि यहां पर सियासत है, यहां पर चुनाव है, यहां पर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की रणनीति है, राजनीति। और ऐसी स्थिति में देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, देश के सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव कैसे प्रभावित हो सकते हैं और क्या असर पड़ सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। अर्चना शर्मा जी, आलोक सिंघई जी, शुभकरण पांडे जी, भदौरिया जी, आशीष दुबे जी, दिनेश निगम जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।